अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। सच छुपता नहीं है, इसे पीछा छुड़ाना मुमकिन नहीं है क्योंकि सच इंसान का पीछा करता रहता है। बानी पीटीआई के लबों पर भी एक सच सामने आ गया है और वो सच बुनियादी तौर पर 9 मई के तारीख दिन से मुताल्लिक है, जब इदारों के खिलाफ एक मखसूस जमात बाकायदा तौर पर हमलावर हुई और अपने ही इदारों की इमलाक को नुकसान पहुंचाने निकल पड़ी, क्योंकि इस मखसूस जमात का गुस्सा इस बात का था कि उसके बानी को कानून के तहत क्यों गिरफ्तार किया गया है। बानी पीटीआई तो पहले से भी ये मानने को तैयार नहीं थे कि 9 मई की मनसूबाबंदी में उनका कोई हाथ है। वो तो ये बहाना तराशते रहे हैं कि जब साने 9 मई हुआ तो उस वक्त वो जेल में थे और वाकई से लाइल्म थे, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बानी पीटीआई ने सानिया 9 मई पर एतराफ़ करते हुए कहा है कि जीएचक्यू के सामने उन्होंने एहतजाज की कॉल दी थी। अब उनके इस बयान का क्या नतीजा निकलेगा, इस हवाले से तजियाकार ये इंदिया दे रहे हैं कि बानी पीटीआई के एतराफ़ ने मुकदमे को सीधा फौजी अदालत में ले जाने की राह हमवार कर दी है। बानी पीटीआई पर इस वक्त 9 मई के 12 मुकदमात हैं। ऐसे में यह एतराफ़ बानी पीटीआई को नई मुश्किल में धकेल देगा। डीजीआईएसपीआर ने जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उससे साफ जाहिर है कि पाक फौज में 9 मई वाक़े को लेकर एक तशवीश की लहर पाई जाती है और हुकूमत जो अब तक 9 मई के मुल्ज़िमान को सजाएं दिलवाने में नाकाम रही है, उसके लिए भी एक चैलेंज है कि किस तरह से साने के मरकज़ी मुल्ज़िमान को कानून के मुताबिक सजाएं दिलवाई जाएं। अब जब ये स्टेटमेंट सामने आया है तो उसके बाद हुकूमत में बैठी हुई शख्सियात क्या कह रही हैं, सबसे पहले जरा आपको दिखा। आज रियाला जेल में बानी पीटीआई से सलमान अकरम राजा साहब की मुलाकात भी हुई। वो क्या कहते हैं इस हवाले से, जरा वो भी आपके सामने रखता है। इस वक्त जो माहौल पैदा किया जा रहा है वतन अजीज में, ये सिर्फ तबाही की जानिब लेकर जाएगा। आप अवाम से रियासत को दूर करके रियासत की फलाह नहीं पा सकते। जरूरी है कि आप अवाम को साथ लेकर चले और अवाम की जो जेन्युइन लीडरशिप है, जो मुंतखब लीडरशिप है, जो अवाम के वोट से खड़ी लीडरशिप है, उसको साथ लेकर चले और कोई रास्ता नहीं है आगे बढ़ने का। इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि मैं वजाहत करूं, उन्होंने 9 मई के हवाले से किसी बात का कोई एतराफ नहीं किया। ये उनका पहले से मौक़िफ़ मौजूद है। अजाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भूख हड़ताली कैंप का इनेकाद भी किया। पार्लियामान के बाहर पकड़ धकड़ है, गिरफ्तारियां हैं, छापे हैं, एक नया सिलसिला शुरू हो गया है। फवाद चौधरी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम फवाद चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, ये इमरान खान साहब की हिदायत थी कि मेरी गिरफ्तारी पर जीएचक्यू के सामने एहतजाज होना चाहिए? नहीं, कभी भी ये नहीं कहा ना। हम कोई इस तरह की बात हुई कभी ना, कभी कोई मीटिंग हुई ना, ही कभी मेरा ख्याल है कोई पब्लिक स्टेटमेंट भी मेरे तो जहन में नहीं कभी ऐसी कोई खान साहब ने दी हो। ये कहा हो कि मेरी गिरफ्तारी पर एहतजाज अगर हो तो वहीं होना चाहिए जहां पर आप समझते हैं कि जिस वजह से ये सारा मामला हो रहा है, या जो राइट एरिया है, टारगेट वही होना चाहिए। नहीं, कभी ऐसी बात नहीं हुई। और फौजी इलाकों में या फौजी तनसीबात के सामने या कहीं पे एहतजाज होना चाहिए, हमारी जो मीटिंग्स हैं उनमें कभी भी इस तरह की कोई गुफ्तगू खान साहब ने नहीं की है। साहब आई रिमेंबर 1-2 रोज़ पहले रावलपिंडी में एक एहतजाजी रैली थी और फिर जो इनसाइड न्यूज़ थी वो ये थी कि वो लोग क्योंकि वहाँ तक पहुँचे नहीं थे, यानी वो रैली बहुत पहले ख़त्म हो गई थी कैंट जाने से पहले या जीएचक्यू से पहले, और खान साहब चाहते थे कि वहाँ पर जाके एहतजाज हो, तो वो सदाकत अली अब्बासी से या जो पिंडी की तंजीम के लोग थे उनसे बड़ा नाराज़ हुए थे कि आपने ये क्या किया। इज़ इट ट्रू? ये किसने कहा आपको? ज़ाहिर है उस वक्त एक वेव तो थी और अब्बासी साहब या फयाजुल हसन चौहान साहब इन पर्टिकुलर तो ऑन रिकॉर्ड ये कह चुके हैं कि बड़ी नाराज़ी थी खान साहब की कि आप वहाँ क्यों नहीं गए। हमारे सामने ऐसी कोई बात नहीं हुई। अगर फयाजुल हसन चौहान को या सदाकत को का कोई बात है तो मुझे नहीं पता। अच्छा फवाद साहब, अभी भी जो टारगेट है, मतलब जेल्स में जो गुफ्तगू होती है 190 मिलियन पाउंड केस के दौरान या नैप 2 में, उस वक्त साफ़ी मौजूद होते हैं, तो गम व गुस्सा तो कभी वो जंगल के बादशाह की बात करते हैं, कभी वो कैमरों की तरफ देख के किसी हसास इदारे के मेजर या कर्नल की बात करते हैं। पैगाम एक ही जगह पे है। अब वी हार्डली सी कि वो कहीं हुकूमत से कोई इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है जितनी ज़्यादा प्रॉब्लम मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ है। आपको लगता है कि ये बहुत इंटेंसिफाइड स्टेटमेंट्स होते हैं और इससे जो खला है, गैप है, वो बढ़ता ही चला गया है बाय द टाइम? नहीं, गैप तो बढ़ रहा है, ये बात तो आप सही कह रहे हैं। और उस गैप के बढ़ने की वजह जो है वो ये है कि जो ज़्यादतियाँ इमरान खान के साथ और उनकी बेगम के साथ और पार्टी के साथ हो रही हैं, उसकी कुछ सुनवाई नहीं हो रही। और जिस तरह से इद्दत केस आपने देखा बना और जिस तरह से ह्यूमिलिएट करने की एक एफर्ट हुई उन बुशरा बीबी को, इमरान खान को,
फिर उसके बाद देखिए इमरान खान पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म हैं, उनको डेथ सेल में रखा गया है। ए क्लास अंडर द लॉ उनका प्रिविलेज है कि उनको मिले। उन्हें जो है वो कोई एक्सेस नहीं है, अपने वकीलों तक को उनका एक्सेस नहीं है। तो जिन हालात में उनको रखा गया है, जिस तरीके से उनके साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं, जिस तरह से पार्टी को बिल्कुल जो है वो दीवार के साथ लगाया जा रहा है, तो जाहिर है तलखियाँ तो बड़ी हैं और इन्हीं तलखियों की वजह से इस तरह की जो बयानात हैं उनमें भी इजाफा हुआ है, जो मैं आपसे एग्री हूँ, होना नहीं चाहिए। तलखियाँ कम होनी चाहिए और पाकिस्तान को नॉर्मलाइज करने के लिए ये पहला कदम तो बहरहाल ज़ाहिर है इस्टेब्लिशमेंट ने उठाना है और उसको रेसिप्रोकेट फिर तहरीक इंसाफ की तरफ से या इमरान खान साहब की तरफ से रेसिप्रोकेट होना चाहिए। फैसल साहब, 9 मई के बाद गिरफ्तारियों का, पकड़ धकड़ का, छापों का एक ना खत्म होने वाला लग रहा था कि सिलसिला शुरू हो गया। फिर हमने उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की भी एक झड़ी देखी। फिर हालात कुछ इस तरह हुए जिसमें लगा कि शायद यहाँ पे इसको कैपिटलाइज किया जा सकता है, ये गैप को ब्रिज किया जा सकता है, या ये यहाँ पर कोई ना कोई कूल डाउन हो सकते हैं हालात। मौका आया, लेकिन उसके बाद अब एक बार फिर से गिरफ्तारियां हैं, पकड़ धकड़ है, छापे हैं, कल से उसकी शिद्दत मजीद बढ़ गई है। तो क्या हुआ है सर? व्हाट आर यू लुकिंग एट? ये वजह क्या बनी कि ये सब मामला जो हाथ से क्या निकल गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के? हाँ, पता नहीं तहरीक इंसाफ के हाथ से निकल गया है या जो इस वक्त हुक्मरान है उनके हाथ से निकल गया है। उसकी वजह यह है कि देखिए ना, स्टेबिलिटी नहीं आ रही है पाकिस्तान में। जो 3-4 मिथ्स जिनके ऊपर ये सिस्टम क्रिएट किया गया था, पहला था कि जी इमरान खान तो जेल में 1 महीना नहीं गुजार सकेंगे। फिर था कि जी पीटीआई में आप जो कैडर है, हम लोगों को ठुड्डे शुड्डे मार के जेलों में डाल देंगे तो पीटीआई ख़त्म हो जाएगी। वो नहीं हुई। 8 फरवरी को पूरे पाकिस्तान ने वोट कर दिया को। फिर ये था कि जी अरब कंट्रीज़ इतनी मुखालफ हैं इमरान खान के कि यहाँ तो डॉलरों के ढेर लग जाएंगे। वो नहीं हुआ। चौथी मिथ थी कि जी हमारी वेस्टर्न कंट्रीज़ जो हैं वो इमरान खान के बड़े ख़िलाफ़ हैं, तो $100 बिलियन की हमारी एक्सपोर्ट हो जाएगी। वो भी नहीं हुई। सो अब प्रॉब्लम यह है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और हम हैं दोस्तों। और आप देख लें कि जो हालात हैं वो ये हैं कि हमें समझ नहीं आ रही है। अभी हमें कम से कम $8-10 अरब चाहिए, हार्ड कैश चाहिए इस पाकिस्तान को फौरी तौर पे इस साल में। अब समझ नहीं आ रही वो कहाँ से आएगा, कैसे आएगा। कि जो स्टेबिलिटी है ऑब्वियसली वो वक्त की ज़रूरत है, नागुज़ीर है, और स्टेबिलिटी तभी आएगी जब कोई बातचीत होगी या कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होंगे, को बैठ के मामला तय किए जाएंगे। ये जो बैठा जाएगा ज़ाहिर है कि सिस्टम के अंदर होगा, ये पाकिस्तान के अंदर वो तमाम तर लोग मौजूद हैं, वो स्टेक होल्डर्स हैं जिनको बैठना है। ये हल को बरतानिया या अमेरिका से तो नहीं निकलेगा सर। लग यूँ रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है वो तो है, लेकिन ये हल तलाश बरतानिया या अमेरिका में किया जा रहा है। नहीं, बरतानिया अमेरिका की भी बड़ी अहमियत है, क्योंकि देखिए ना, हमारा जो वेस्टर्न ब्लॉक है उसने पाकिस्तान को हमेशा, हम उनके अलाए रहे हैं और असल तो मुल्क को पैसे चाहिए होते हैं चलाने के लिए, जो इस वक्त वेस्टर्न ब्लॉक की मदद से पाकिस्तान में आते हैं। तो जाहिर है कि दुनिया की एक अपनी अहमियत है। जिस तरह से तहरीक इंसाफ एक हकीकत है, फ़ौज एक हकीकत है, उसी तरह से सऊदी अरेबिया भी एक हकीकत है पाकिस्तान के से मंजर में। अमेरिका भी एक हकीकत है, बरतानिया भी एक हकीकत है और तुर्की भी एक हकीकत है। सो ये जो सारे हकीकतें हैं इनको सामने रख के ही चलना होता है। ये हम कोई जो है मरीख पे तो नहीं है ना, तो ज़ाहिर है जब आप ज़मीन पे हैं तो सारे हकीकतों को सामने रख के ही चलना है। और आपने दुरुस्त बात की है कि जो स्टेबिलिटी है उसके लिए हालात पैदा होने चाहिए। अब हालात के लिए सबसे पहले एक माहौल तो हो ना, इन्वायरमेंट। अगर मेरी देखें आपसे इतनी नफरत है या बातचीत यह है कि मैं आप कहता हूं कि मैं आपको बर्दाश्त ही नहीं कर सकता, तो फिर तो देखें ना, मैं और आप कैसे बैठ सकते हैं। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि इस वक्त एक माहौल क्रिएट किया जाए और उस माहौल के लिए जो है वो मेरे ख्याल में इमरान खान को फौरी तौर के ऊपर A क्लास जो जेल में है वहाँ पे आप उनको शिफ्ट करें, और जो बेगम बुशरा बीबी हैं उनको फौरी रिहा करें, उनको जाली केसेस बना के अंदर रख रहे हैं। तो ये माहौल होगा तो फिर इंशाल्लाह स्टेबिलिटी की तरफ और आगे भी बात चलेगी। ये राइटली सेड सर, बट देखिए ये तो दोनों तरफ से मामला होंगे। हुकूमत तो बारहा कह चुकी है कि अब बातचीत के लिए तैयार है, बात करना चाहते हैं। खान साहब ये कहते हैं कि हुकूमत से बात इसलिए नहीं करेंगे कि ये मैंडेट चोर है, ये हुकूमत इनकी लेजिटिमेसी कोई नहीं है। तो सर अगर यही बात है, लेजिटिमेसी नहीं है, तो देखिए 2013 के अंदर भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आई थी, 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनी थी। तो अगर उस वक्त
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी कहती है जी इसकी लेजिटिमेसी कोई नहीं, ये तो आरटीएस की पैदावार है और फिर हुकूमत चलनी नहीं, इनसे बात ही कोई नहीं करनी। तो उस वक्त की ऑपोजिशन ने भी कहा था कि हम चार्टर ऑफ इकोनॉमी करते हैं, जरदारी साहब ने कहा था कदम बढ़ाओ इमरान खान हम तुम्हारे साथ हैं। तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं कोई मिनिमम कॉमन एजेंडा तो होना चाहिए ना, एटलीस्ट मुल्क की स्टेबिलिटी के लिए सही बात कर लें। आपको बुरा लगते होंगे लेकिन जाहिर है दुश्मन तो बुरा ही लगता है, पॉलिटिकल डोमेन के अंदर भी हो, बातचीत मुल्क के लिए करने के लिए तो बैठ सकते हैं नफवाज साहब। देखिए, पहली बात तो यह है कि 2013 और 2018 के इलेक्शंस में लेजिटिमेसी का कभी भी क्राइसिस इतना बड़ा नहीं था जो 2024 में हुआ। लिहाजा आप 2013 और 2018 की मिसाल तो दे नहीं सकते ना इस इलेक्शन के ऊपर। जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि चाहिए, आई टोटली एग्री विद यू। आपको ग्रैंड पॉलिटिकल डायलॉग करना पड़ेगा जिसमें सारी ही सियासी जमातें भी शामिल होंगी। 24 का इलेक्शन बड़ा एक नॉवल इलेक्शन है जहाँ पे लोगों ने इंडिविजुअलिज्म की तरफ हम चले गए, किनशिप से। और जाहिर है कि मौजूदा हुकूमत, आपको पता ही है, नून लीग जो है वो 18 सीटें उन्होंने जीती थी और उनको जाली तरीके से वज़ीर आज़म बनाया गया। इस पर तो देखें ना, बहस ही कोई नहीं है और इसीलिए ट्राइब्यूनल्स को काम नहीं करने दिया जा रहा। अच्छा, अब आइए जो दूसरा हिस्सा है कि डिस्पाइट दैट कि 2024 का इलेक्शन बहुत रिग्ड था, डिस्पाइट दैट कि शहबाज शरीफ इस वक्त जो है वो जाली मैंडेट के ऊपर जो है वो वज़ीर आज़म बने हैं और सारी इस वक्त पार्लियामेंट फॉर्म 47 के ऊपर है, इसके बावजूद पाकिस्तान का इंटरेस्ट यही है कि हम बातचीत करें। और बातचीत के लिए मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि एक माहौल चाहिए और माहौल के इमरान खान को मानना पड़ेगा। 2/3 पाकिस्तान इस वक्त या शायद उससे भी ज़्यादा वो तो इमरान खान के साथ खड़ा है ना, लोगों के दिल तो इमरान खान के साथ धड़क रहे हैं। अगर आप इमरान खान को कहें कि जो वो सिस्टम में इंक्लूड ही नहीं करते, मान रहे, आप को नहीं मान रहे, आप आइन को नहीं मान रहे, आप कानून को नहीं मान रहे, तो स्टेबिलिटी सिर्फ ख्वाहिशों पे तो नहीं आनी। ये तो कोई स्टेबिलिटी नहीं है ना कि जाली पार्लियामेंट को भी चलते रहने दें, जाली लोग जो हैं वो आपके गवर्नर, चीफ मिनिस्टर और वज़ीर आला भी बैठे रहे और आप कहें स्टेबिलिटी आ जाए। आपने तो बहुत सारे इलेक्शंस देखे होंगे, 2008 से हम भी कवर कर रहे हैं। 2008 में प्रैक्टिकली हम फील्ड में मौजूद थे जो हुआ, 2013 में इलेक्शन कवर भी किया, सब दिखाया भी, 2018 भी किया। मुल्क का कोई ऐसा इलेक्शन नहीं है जिसमें धांधली का शोर ना मचा हुआ हो, नंबर 1। नंबर 2 बात यह है सर कि 2013 में इन पर्टिकुलर जब ये हुकूमत बन भी गई थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, तो उसके बाद भी धरना हुआ 2014 का और कहा जी कि चलने नहीं देना, हुकूमत जाली है, धांधली। 2018 के अंदर एटलीस्ट आपके साथ ये नहीं हुआ कि कोई धरना ना हो गया हो या ये कहा हो कि नहीं हुकूमत चलेगी नहीं, वो एक जमहूरी तरीके से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आई और हुकूमत घर चली गई। तो एटलीस्ट 2024 के अंदर भी जो हुआ है एक्सेप्ट तो कोई भी नहीं करता, कभी भी फी जमाना नहीं किया ऑपोजिशन ने कि जी हुकूमत जो है वो मैंडेट इसके है, ये इसकी लेजिटिमेसी है। बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि 2024 के इलेक्शन में धांधली नहीं हुई और ये वैसे ही था मामला जैसे पाकिस्तान में पीछे होता चला रहा है। मैं तो कह रहा हूं कि किसी इलेक्शन में हम ये नहीं कह सकते कि धांधली नहीं हुई। मैं तो कह रहा हूं हर इलेक्शन में धांधली छोड़ देना, किसी इलेक्शन को छोड़ दें, नहीं किसी को छोड़ देना। मैं समझना चाहता हूं ताकि आपका स्टैंड मुझे पता हो ना। आप ये कह रहे हैं 2024 का इलेक्शन उतना ही रिग्ड था जितने पाकिस्तान में बाकी इलेक्शन थे, आप ये कहना? मेरा ख्याल है ये तो इलेक्शन जीतने वाले भी नहीं कह सकते फवाद साहब, वो भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जाहिर है उनको जितवाया गया है। मैं तो बस ठीक है ना, थैंक यू वेरी मच, मैं यही कहना चाहता हूं। लेकिन मैं ये कहता हूं सर मुल्क के लिए ऑब्वियसली बैठना तो है ना, आपने को बातचीत तो करनी है। आप ठीक है ना, मेरा पॉइंट सिर्फ ये है सर कि दुश्मन आपने अपना मुंतखब खुद नहीं करना होता, दोस्त तो आप कर लेते हैं कि मेरा दोस्त ऐसा होना चाहिए। अब आपकी दुश्मन है, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, कोई और हो, दुश्मन से भी बात तो करनी पड़ेगी ना सर। नहीं, मैं तो 100% एग्री हूँ, लेकिन मुझे आप बताइए ना, एक माहौल चाहिए ना, मैं यही तो आपसे अर्ज कर रहा हूँ। माहौल किसने बनाना है? माहौल तो देखें ना, उन्होंने बनाना है जिनके पास ताकत है। इमरान खान जेल में है, उनकी बेगम जेल में है, सारी पार्टी जेलों में है, तो आप पीटीआई क्या माहौल इस सिलसिले में कंट्रीब्यूट कर सकती है? जाहिर है कि एस्टैब्लिशमेंट ने एक माहौल बनाना है। उन्होंने जो रिलैक्सेशंस, मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप कानून से बाहर रिलैक्सेशंस दें, जो कानून के अंदर रिलैक्सेशंस हैं वो तो आप दें ना जी। और अभी आप जिस तरीके से जो ख़वातीन प्रिजनर्स हैं, जो सब कुछ हो रहा है, जो सिर्फ आइन और कानून कहता है उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करें, जो केसेस बनते हैं वो बनाएं, जो नहीं है बाकियों को रिहा करें, माहौल बन जाएगा बातचीत का। अगर इंस्टेबिलिटी रखनी है तो देखें, इंस्टेबिलिटी तो आगे बढ़नी है ना, वो कोई किसी के कहने से थोड़ी रुक जाना है। अभी आपके गए हुए हैं फाइनेंस मिनिस्टर साहब चाइना, देख लेते हैं इनको पैसे। देखिए, हमें 8 बिलियन 10 बिलियन डॉलर चाहिए हार्ड कैश।
आप ले लें तो आप कोशिश कर लें इमरान खान को माइनस करने की। पैसे अरेंज नहीं हो रहे, यहाँ पे जो है वो लाले पड़े हुए हैं, बिजली के बिल देने के पैसे नहीं हैं, बुरे हाल हैं, और ऊपर से पूरी दुनिया भी हमारी मुखालिफ है, और सबसे बड़ी जो पाकिस्तान के अवाम जिसके साथ हैं वो भी हमें कबूल नहीं है। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट भी हमें अच्छी नहीं लगती, हाई कोर्ट के जजेस भी अच्छे नहीं लगते। तो देखिए इस तरह तो नहीं चलता। तो वैसा फिर होता हुआ क्या देख रहे हैं? मतलब हमें तो नहीं लग रहा कि एट दिस पॉइंट इन टाइम कहीं भी कोई बातचीत की गुंजाइश मौजूद है, क्योंकि हुकूमत तो इरादा रखती है पीटीआई को बैन करने का, बानी पीटीआई पर आर्टिकल 6 इंपोज करने का। व्हाट आर यू लुकिंग एट सर? देखिए ये तो फिर वही है ना कि हमने पूरा पाकिस्तान में लोगों को फांसियां लगा देनी है, गलियां हो जान सुंजियां बिच मिर्जा यार फिरे। ये तो फिर ख्वाहिशें हैं ना, इनको तो देखें मैं और आप तो इन ख्वाहिशों के ऊपर ज़ाहिर है कोई बंद नहीं बांध सकते। ख्वाहिश करना तो कोई पाबंदी नहीं है ना किसी पे। लेकिन देखें अगले हाल है उसमें पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त जो एक इंटरनेशनल प्रेशर है वो बढ़ रहा है। पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट का माहौल नहीं है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है वो अरूज के ऊपर है। सुप्रीम कोर्ट और जो हाई कोर्ट्स हैं उनके साथ हुकूमत बाकायदा जो है वो एक बैटल फील्ड में है। उन्होंने एक पूरी जंग उनके साथ जो है वो जजेस के साथ छेड़ दी हुई है, और इनका ख्याल सिर्फ यही है। अगर अब ये जिस तरह से भी आपने बात की कि पीटीआई के ऊपर पाबंदी लगा दें, मुझे आप बताइए पिछला इलेक्शन पीटीआई ने लड़ा है? आंसर इज़ नो। इमरान खान पीटीआई के चेयरमैन हैं? आंसर इज़ नो। वो पीटीआई के कोई ओहदेदार हैं? आंसर इज़ नो। जो वोटर जुड़ा हुआ है वो इमरान खान के साथ जुड़ा हुआ है या पीटीआई के साथ जुड़ा हुआ है? वो इमरान खान के। आप पीटीआई को बैन कर देंगे, इमरान खान की सेहत पे क्या असर पड़ेगा? वो पार्टी तो मजीद ऊपर चली जाएगी, इमरान खान तो मजीद ऊपर चला जाएगा। पता नहीं इनको मशवरे कौन दे रहा है। और अगर आप ये समझते हैं, आपको लगता है शक्लें तब्दील हो जाएंगी जैसे कोई एमकेएम पाकिस्तान या एमकेएम लंदन वाला मॉडल था कि एक बैंड है और दूसरी मुल्क में काम अगर करना है तो वो किसी खास तरीके से होगी, अदरवाइज नहीं होगा? तो मुझे आप बताइए कि उमर अयूब को बैन करने से क्या सवाब मिल जाएगा, या गौहर को या शिबली को या रऊफ हसन को? ये होंगे तो क्या है और नहीं होंगे तो क्या है? मतलब आप अंदाजा लगाएं, पता नहीं इनको हुकूमत को मशवरे देने वाले कौन से जीनियस हैं। मैं तो उनकी इंस्ट्रक्शन तो इमरान खान से लेते ना जाके। ओहो भाई, तो वो किसी और को दे देगा, वो एबीसी किसी को दे देगा। प्रॉब्लम क्या है? देखिए एक हकीकत यह है कि आपने जब एनालाइज करना होता है तो आप एक पहले अपनी आप होलिस्टिक पिक्चर और एक अपने सच के ऊपर मबनी है। सच ये है कि पूरा पाकिस्तान इस वक्त पीटीआई के साथ नहीं खड़ा, पूरा पाकिस्तान इस वक्त इमरान खान के साथ खड़ा है। इमरान खान वो न्यूक्लियस है जिसके ऊपर पाकिस्तान जो है वो इस वक्त जिसके ऊपर पाकिस्तान चल रहा है। अभी आप कहते हैं कि इमरान खान की पार्टी बैन कर दें तो कर दें जी। आगे पीछे आपने फायज साहब ने क्या किया था? तो बताया ना सर, इमरान खान किसके साथ खड़ा है? मतलब इमरान खान भी मुल्क के साथ खड़ा हुआ है या नहीं खड़ा हुआ? देखिए जाहिर है अगर पाकिस्तान का 2/3 आदमी इमरान खान के साथ है, इमरान खान ही फिर मुल्क के साथ खड़ा है ना। देखिए मेरी अर्ज ये है कि हो सकता है कई वजूहात से कई लोगों को इमरान खान ना पसंद हो तो नहीं पसंद होगा, बट द प्रॉब्लम इज द 2/3 मेजॉरिटी ऑफ पीपल ऑफ पाकिस्तान इमरान खान को अपना लीडर समझते हैं, वो इमरान खान के साथ चलते हैं। सो आपके या तो आप कोई पॉलिटिकल ऑल्टरनेट 2 साल 2.25 साल में बना लेते। 2.25 साल में आपका ऑल्टरनेट है शहबाज शरीफ और जरदारी। ये तो सियासी लाशें हैं जो एस्टैब्लिशमेंट जो है वो कंधों पे उठा के चल रही है। ना जरदारी की कोई उनका वजन उठा सक रहा है, ना शहबाज शरीफ उठा सक रहा है। वो उल्टा अनपॉपुलर करी जा रहे हैं सारे के सारे। हमारे जो डिफेंस फ्रेमवर्क है उसको शहबाज शरीफ और जरदारी से शदीद नुकसान पहुंच रहा है। लास्टली लोग अपनी उस लेंस से देख रहे हैं। सर लास्टली वेरी क्विकली देखिए, पॉलिटिकल एंगेजमेंट के लिए भी पॉलिटिकल लोगों का होना बहुत जरूरी है। अब इमरान खान साहब को लेके भी इवन अंदर पीटीआई की आवाजें उठ रही हैं कि जी अगर वो गिरफ्तार है, बाहर नहीं आ रहे, इसकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबल जो लीगल टीम है वो भी है, या पीटीआई की अपनी ही स्ट्रैटेजीज हैं। तो आपको लगता है कि पीटीआई के अंदर भी कोई ना कोई तब्दीलियां आने वाले दिनों में करनी पड़ेंगी और बहुत ज़रूरी हैं? मतलब ये नहीं हो सकता कि अमेरिका में बैठे हुए लोग, वो जिब्रान इलियास हो या शहबाज गिल हो या कोई और हो, वहाँ पे नैरेटिव बनाए, यहाँ पे पकड़ दकड़ शुरू हो जाए, यहाँ गिरफ्तारियाँ शुरू हो जाएं। फिर देखिए आरिफ अलवी साहब अभी कहीं नहीं है, चौधरी परवेज इलाही कहीं नहीं है। इवन आपके हवाले से भी कोई मतलब जो सियासी लोग हैं, माइंड्स हैं, वो आगे आएंगे तो कोई पॉलिटिकल नैरेटिव बनेगा, कोई एंगेजमेंट होगी, बातचीत होगी, हालात थिंग्स कुड हैव बीन बेटर। आपको लगता है ऐसा सर? नहीं, ये बात ठीक है, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। लेकिन देखिए ना, ये भी तो एस्टैब्लिशमेंट नहीं किया ना कि हम सबको जो है ठुड्डे छुड्डे मार के अपना मुक्के लाते मार के हमें फारिग कर दिया, हमें इलेक्शन नहीं लड़ने दिए, हमें जेलों में डाल दिया और एक वैक्यूम क्रिएट हुआ। उसके अंदर जाहिर है वो लोग आए हैं जो इतने जिनकी पॉलिटिकल उस तरह का नहीं है। लेकिन ये भी एक बात आपकी सही है, नॉर्मलाइजेशन का एक तकाजा ये भी है
कि जो जिन लोगों के आपने नाम लिए हैं उनको मौका दिया जाए। और दूसरी बात यह है कि 100% पीटीआई को बड़ा बचना चाहिए। ये जो कैंपेन्स हो रही हैं, ये जो डिजिटल दहशतगर्दी की बात की है DGISPR ने, देखें ये जेन्युइन मसला तो है फौज का। जो नैरेटिव्स इस वक्त बन रहे हैं उनको, ये जो सेशनिस्ट हैं, जो पाकिस्तान से अलहदा होना चाहते हैं, जो तबके जो बाहर बैठे हुए हैं उनको सपोर्ट हासिल है, जैसे TTP है, ये BLA है, ये PTM के लोग हैं बहुत सारे। ये लोग जो हैं, देखिए हमने इनसे बचना है। PTI कोई जो है वो आप समझिए कि कोई लिंग्विस्टिक पार्टी तो नहीं है। PTI को इस तरह से सेसेशनिस्ट ग्रुप्स की पार्टी तो नहीं है, और ये तो एक पाकिस्तान की पार्टी है। और पार्टी को बचना है PTI के लिए बहुत अहम है कि वो इन नैरेटिव्स, ये जो रॉ और ये सारे स्पॉन्सर्ड नैरेटिव्स आ रहे हैं, इनसे बचे। और इसके लिए भी एक बड़ी एफर्ट की जरूरत है। लेट्स होप के एस्टैब्लिशमेंट रियलाइज करे। वेरी क्विकली हु इज कीपिंग यू अवे फ्रॉम PTI? देखिए, एक तो अब तो आप आजाद हैं, ऑब्वियसली यू कैन बी पार्ट ऑफ PTI। हु इज स्टॉपिंग यू और हु इज कीपिंग यू अवे फ्रॉम PTI? दूसरा, जो लोग आजाद अभी हैं वो चौधरी परवेज इलाही साहब बाहर हैं, वो नजर नहीं आ रहे, आरिफ अलवी साहब नजर नहीं आ रहे, तो ये खुद एक्टिव क्यों नहीं हो रहे, मोबिलाइज क्यों नहीं हो रहे? मतलब अब क्या रह गया है? सच्ची बात ये है कि आरिफ अलवी साहब से तो मेरा था कि शायद वो एक्टिव हों, लेकिन मेरी उनसे बात नहीं हुई और मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि वो नहीं हुई, क्यों नहीं आप एक्टिव हो रहे। और परवेज़ इलाही साहब का एक थोड़ा मेडिकल का इशू है, मुझे पता है कि वो इंशाल्लाह जल्द जो है वो एक्टिव होंगे। और मेरा तो देखिए सिंपल बात है, पार्टी के अंदर इनसिक्योरिटीज़ होती हैं, उनको लगता है ये आ जाएंगे तो हमारा क्या बनेगा, तो एक इनसिक्योरिटी है। बट ठीक है, जब खान साहब जो हैं वो कहेंगे तो एक्टिव ही है। हमने जो मीडिया के ऊपर कर सकते हैं कर रहे हैं, और मेरी नज़र के अंदर ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इम्पेरेटिव है कि हमारे जो मामलात हैं एस्टैब्लिशमेंट से ना बिगड़े ज़्यादा, हम जो गलतफहमियां हैं उनका अजाला कर सकें और पाकिस्तान को एक नॉर्मल मुल्क, एक नॉर्मल डेमोक्रेसी की तरफ लेके आना जो है वो बहुत अहम है। बहुत बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब आपके वक्त के लिए। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। लेट्स टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक। मुझे बार बार ब्रेक का कहा जाता है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। एक बहुत बड़ा इशू जो IP इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स और हमारे खास तौर पे जो एनर्जी सेक्टर है उसकी जड़ों में बैठ गया है, इस प्रॉब्लम को जरा एक्सप्लोर करेंगे। IPPs के घन चक्कर ने इस वक्त आम आवाम को अजाब में मुब्तला करके रखा हुआ है। IPPs के साथ किए जाने वाले मुआहदे आवाम पर बोझ बन चुके हैं। महंगी बिजली ने आवाम का दिवालिया निकाल के रख दिया है। तवानाई के शोबे पर गहरी नजर रखने वाले महंगी बिजली की जड़ IPPs को यानी इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स को करार दे रहे हैं। और यही वजह है कि फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने IPPs मुआहिदों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान कर दिया है। गौर एजाज अपने एक्स अकाउंट पर लिखते हैं कि महंगी बिजली तमाम पाकिस्तानियों के लिए नाकाश्त हो चुकी है। बिजली की ज्यादा कीमत शहरियों को गुर्बत में धकेल रही है और कारोबार को दिवालिया कर रही है। बिजली पाकिस्तान की सनतों के लिए सबसे अहम मसला है और ये बराह रास्त 224 मिलियन लोगों की जिंदगियों को मुतासर करती है। हमारे थिंक टैंक ने IPP की मालूमात और डेटा कॉम के साथ शफाफियत को यकीनी बनाने और जवाबदेही के लिए शेयर किया है। 2020 में साबिका अबूरी तवानाई के वजीर मोहम्मद अली ने एक तफसीली रिपोर्ट लिखी थी जिसमें बताया गया था कि हुकूमती नाअहली और IPPs की गलत बयानियों की वजह से सैकड़ों अरबों का नुकसान हो रहा है। वो रिपोर्ट आज तक मुकम्मल तौर पर नाफिज नहीं की गई है क्योंकि हुकूमत ने इस रिपोर्ट में मुतालबा करता फोरेंसिक ऑडिट का हुक्म क्यों नहीं दिया। IPP मुआहिदों के तहत पाकिस्तान अरबों रुपए इन कंपनीज को कमा करता है जो बिजली पैदा नहीं करती। ये दीवानगी और हुकूमत को फैसला करना होगा कि 224 मिलियन पाकिस्तानियों की बका ज़्यादा अहम है या फिर 40 मिलियन पाकिस्तानियों की बका ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस हवाले जमात इस्लामी के अमीर भी गुफ्तगू करते हैं। वो क्या कहते हैं, ज़रा हाफिज़ नईम साहब की गुफ्तगू आपके सामने रखते हैं। 800 अरब रुपए 2.8 ट्रिलियन रुपीस IPPs को हम वो पेमेंट अदा करेंगे जिसकी बिजली हम खर्च ही नहीं करेंगे, और ये पैसे पाकिस्तान के आवाम के ऊपर टैक्स लगाकर ये सब हमसे हासिल किया जाएगा। एक ही रास्ता है कि इज्जत के साथ हक की बुनियाद पर खड़े हो, सही लीडरशिप में खड़े हो और इनको मजबूर करें कि ये नेगोशिएट करें। ये सैकड़ों हजारों अरब रुपए हम नहीं दे सकते, ये कौम मुकामिल नहीं हो सकती। अपनी मराहत कम करो। तुम बिजली फ्री लो, तुम्हें क्या पता बिजली का बिल क्या होता है। इसमें कोई शक नहीं है कि IPPs सफेद हाथी बन चुके हैं। हुकूमत की जानिब से IPPs को दी जाने वाली कैपेसिटी पेमेंट्स की तफसीलात का जायजा ले तो वाज़े हो जाएगा कि IPPs अवाम पर किस कदर बोझ बन चुकी हैं। गुज़श्ता साल IPPs से
1198 अरब रुपए की बिजली की खरीदारी की गई, मगर 3127 अरब रुपए की अदायगियां की गई। एक साल में आईपीपीज को बिजली खरीदे बगैर 1929 अरब रुपए की कैपेसिटी पेमेंट की गई। रिपोर्ट कासिम इलेक्ट्रिसिटी 9 माह में 83 अरब रुपए कैपेसिटी पेमेंट ले उड़ी और दस्तावेज के मुताबिक 0% प्लांट जो फैक्ट्री वाले प्लांट्स हैं, जिसमें हबको है, कैपको है, HCP शामिल है, 4% प्लांट्स फैक्ट्री रखने वाले एक प्लांट को 7 अरब रुपए से जायद की अदायगी की गई। 8% पैदावार वाले नंदीपुर पावर प्लांट को 15 अरब रुपए की कैपेसिटी पेमेंट अदा की गई और कैपेसिटी से 25% कम बिजली पैदा करने वाले प्लांट्स को 568 अरब रुपए कैपेसिटी पेमेंट्स की गई हैं। 25% से 83% तक बिजली पैदा करने वाले प्लांट्स को तकरीबन 1314 अरब रुपए की जो कैपेसिटी पेमेंट्स है वो की गई और दस्तावेज के मुताबिक गुज़श्ता माली साल 106 आईपीपीज को 1874 अरब रुपए की कैपेसिटी पेमेंट्स की गई हैं। थर कोल ब्लॉक एक पावर जनरेशन को 9 माह में 128 अरब रुपए कैपेसिटी की मद में अदा किए गए हैं। इसी तरह चाइना पावर हब जनरेशन कंपनी 9 माह में इनको 103 अरब रुपए कैपेसिटी पेमेंट्स की मद में दिए गए और कंपनी ने 5 माह से कोई बिजली पैदा की ही नहीं है, जबकि 4 माह पैदावार 18% तक रही है। पोर्ट कासिम इलेक्ट्रिक पावर कंपनी 9 माह में 83 अरब रुपए कैपेसिटी पेमेंट्स ले उड़ी। पंजाब थर्मल पावर प्राइवेट कंपनी भी 26 अरब रुपए की कैपेसिटी पेमेंट्स की हकदार ठहरी, जबकि वापडा हाइडल को 9 माह में मजमूई तौर पर 76 अरब रुपए की कैपेसिटी पेमेंट्स की गई। काफी अरसे से बंद नीलम जेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को 10 अरब रुपए अदा किए गए हैं। आईपीपीज कुल अदायगियों में 38% पैदावारी लागत आई, 62% कैपेसिटी पेमेंट्स का इंकशाफ हुआ, 85% आईपीपीज की पैदावार 50% से कम मगर अदायगियां 100% की गई हैं। 0% प्लांट फैक्टर वाले पावर प्लांट्स को एक साल में 46 अरब 40 करोड़ रुपए कैपेसिटी पेमेंट्स अदा की गई हैं। आदाद शुमार का जायजा लेने के बाद ये कहा जा सकता है कि आईपीपीज एक सफेद हाथी हैं जो आवाम को अपने पांव तले कुचल रहा है और यही वजह है कि मुस्तफ़ा कमाल भी कह रहे हैं कि आईपीपीज और मुल्क एक साथ नहीं चल सकते। पीस के एग्रीमेंट रहेंगे, ये मुल्क खाकम बदहन बिल्कुल नहीं चलेगा। मुल्क जो है वो तबाह बर्बाद हो चुका है और तबाह बर्बाद हो जाएगा। इन मुआहिदों की वजह से पाकिस्तान कोलैप्स कर गया है। आज पाकिस्तान की ज़रूरत से ज़्यादा बिजली है। हम 45,000 मेगावाट कैपेसिटी बनाने की और हमारी सिर्फ डिमांड 30,000 मेगावाट है मैक्सिमम। सर्दियों में 17,000 मेगावाट है, ठीक है, तो 20,000 मेगावाट बिजली हमारे पास एक्स्ट्रा है कि आज ये पाकिस्तान इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं और लोग जो है वो सड़कों पर आ रहे हैं, लोग बिल नहीं दे सकते। 50% जो गवर्नमेंट की आईपीपीज हैं वो और 20% जो प्राइवेट लोकल आईपीपीज हैं उनके साथ उनको तो हुकूमत को पहली फुर्सत में कैपेसिटी चार्जेस के क्लॉज को ख़त्म कर देना चाहिए। अब आवाम बिजली के भारी भरकम बिल भी अदा कर रहे हैं और अपनी बेबसी का इजहार भी कर रहे हैं। आवाम बिजली के बढ़ते बिलों पर किस तरह गुस्सा निकाल रहे हैं, ज़रा वो भी आपको दिखाते हैं। कोई रिलीफ नज़र नहीं आ रहा। अगर इन्होंने पेट्रोल सस्ता किया तो बिजली महंगी कर दी है, तो फिर आवाम को रिलीफ क्या दिया है? पेट्रोल सस्ता किया तो बिजली भी साथ सस्ती होनी चाहिए। बिजली इतनी महंगी कर दी है कि गर्मी में मरना ही पड़ेगा, क्योंकि बिल तो हम अदा नहीं कर सकते। 20,000 तनख्वाह है और उसमें 10,000 हमारा बिजली का बिल आता है, तो ऐसे तो गुजारा नहीं हो सकता। बिजली सस्ती होनी चाहिए। मैं रिटायर बंदा हूँ, पेंशन खाऊँ, बच्चों को खिलाऊँ, या बिजली का बिल भरूँ। आवाम को किसी तरफ से भी रिलीफ नहीं दे रहे। पेट्रोल सस्ता करके अगर बिजली महंगी कर रहे हैं तो आवाम बड़ी खुश हो जाती है कि जी पेट्रोल तो सस्ता हुआ है। दूसरी तरफ ये नहीं देखते कि बिजली की महंगी कर रहे हैं। अब पाकिस्तान के मुकाबले में भारत और बांग्लादेश में किस कदर बिजली सस्ती है इसका मवाजना कर लेते हैं। भारत में रिहायशी सारिफीन के लिए बिजली के मौजूदा निर्ख कुछ इस तरह है। 101 से 3 के इस्तेमाल करने वाले फी यूनिट 5 रुपये 55 पैसे, 300 से 500 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने पर 7 रुपये 45 पैसे फी यूनिट, जबकि 501 और इससे ऊपर यूनिट इस्तेमाल करने पर 8 रुपये 45 पैसे फी यूनिट के हिसाब से चार्ज किया जाता है। यानी एक माह में 600 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सारिफ को माहाना 5,070 रुपये का बिल भेजा जाता है। इसमें अगर मुख्तलिफ टैक्सेस भी शामिल कर लिए जाए तब भी ये 6,000 रुपये माहाना तक महदूद रहेगा। बांग्लादेश में आम सारिफीन को बिजली का बिल तकरीबन 4% 53 फी यूनिट के हिसाब से चार्ज किया जाता है, जबकि पिछले साल ये 4% और 19 पैसे फी यूनिट था। बांग्लादेश में बिजली की नई कीमत बाकायदा सारिफीन के लिए 4.53 यानी तकरीबन 4.5% बनता है। ज़राअत के सारिफीन के लिए तकरीबन 4.19%, जबकि छोटे पैमाने की सनतों के लिए बिजली की फ़ी यूनिट कीमत तकरीबन 8.95% मुकर्रर की गई है। अब आ जाए पाकिस्तान में बिजली की कीमतों की जानिब, जहाँ एक आम सारिफ के लिए बिजली के फ़ी यूनिट की कीमत यूँ तो तकरीबन 9 से 10 रुपये है, लेकिन इस पर मुख्तलिफ़ किस्म के टैक्सेस की भरमार है। यानी अगर किसी सारिफ ने 1200 यूनिट बिजली इस्तेमाल की हो तो इसके
बिजली चार्जेस 51,264 रुपये ठहरेंगे, क्योंकि अब इस पर जो टैक्सेस नाफिज होंगे, जिसमें यूनिफॉर्म क्वार्टरली एडजस्टमेंट, फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट, एडिशनल सरचार्ज और फिर सरचार्ज के बाद ये बिल तकरीबन 66,000 रुपये का हो जाएगा। इसके बाद इस पर टोटल जो इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी है, सेल्स टैक्स है, इनकम टैक्स है, टीवी टैक्स वसूली की जाएगी, जो 19,000 रुपये के लगभग बन जाएगी। तो इस तरह सारिफ को 85,000 रुपये का बिल अदा करना पड़ेगा। अब कंपैरेटिव कहा जाए कि इस रीजन में हमारे बिजली का एक फी यूनिट जो है वो सबसे ज़्यादा महंगा है, तो ये कहना गलत नहीं होगा और ये इंतहाई अनजस्टिफाइड भी है एक कंज्यूमर के साथ। यानी करे कोई और भरे कोई। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। फायरवॉल सोशल मीडिया ऐप्स को स्लो करने के लिए, सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए जिस फायरवॉल का तस्करा सुन रहे थे, उसका कामयाब टेस्ट रन भी हो गया है। एक तखमीने के मुताबिक पाकिस्तान में व्हाट्सएप इस्तेमाल करने वाले अफराद की तादाद 5 करोड़ 23 लाख से जायद है और सारिफिन पिछले कुछ दिनों से व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ मसाइल का सामना कर रहे हैं। समाजी राब्तों की एप्लीकेशन व्हाट्सएप पिछले कई रोज़ से मुतासिर है। मोबाइल इंटरनेट के जरिए व्हाट्सएप पर तस्वीर, वीडियो और ऑडियो मैसेजेस डाउनलोड नहीं हो रहे, लेकिन वाईफाई के जरिए ये सहूलियात डाउनलोड हो रही हैं, यानी मैसर हैं। सर्विसेज मुतासर होने से सारिफिन को पैगाम रसानी और एक दूसरे से रब्ता करने में मुश्किलात का सामना है और अब पाकिस्तान में टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने व्हाट्सएप सर्विसेज में खलल को मुमकिन तकनीकी खराबी का नतीजा करार दिया है। पीटीए के तर्जुमान मुलाहत उबैद ने व्हाट्सएप में किसी किस्म के मसले की तरदीद की है। उनके बकौल व्हाट्सएप या किसी भी सोशल मीडिया ऐप पर अब कोई भी मसला नहीं है। अगर किसी को मसले का सामना है तो ये शायद तकनीकी नतीजा हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दौरान ट्रायल फायरवॉल के जरिए सोशल मीडिया तस्वीरें, व्हाट्सएप रिकॉर्डिंग, वीडियोस और जो डाउनलोडिंग है उसको बंद किया गया, जबकि मोबाइल सिग्नल्स और इंटरनेट सरार को भी कम किया गया। अब ज़राए वज़ारत दाखिला ने इंकशाफ किया है कि सोशल मीडिया पर फायरवॉल की तनसीब का ट्रायल मुकम्मल कर लिया गया है, जिसमें मतलूबा नताइज हासिल होने के बाद अब हुकूमत फायरवॉल की ख़रीदारी करेगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हुकूमत की जानिब से फायरवॉल मोबाइल डेटा पर लगाकर चेक की गई। इसके अलावा पीटीए ने तमाम मोबाइल कंपनीज़ को जो क्लियरेंस है वो इशू करने की ईमेल कर अशराफिया की शाह खर्चियाँ ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। मुल्क में महंगाई ने गरीब तबके की कमर तोड़ कर रख दी है। टैक्सेस की भरमार है। अशराफिया की अयाशियों का बोझ भी आवाम पर डाला जा रहा है। पहले वफाकी हुकूमत की जानिब से अशराफिया पर तरह तरह की नवाजिशात की गई और अब केपी की सूबाई हुकूमत भी उसी नक्शे कदम पर चल निकली है। सूबे में तहरीक इंसाफ की हुकूमत वही तहरीक इंसाफ है जो वफाकी हुकूमत को शाह खर्चियों पर तनकीद का निशाना बनाती है और अब खुद वही काम कर रही है। के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25% इजाफे की मंजूरी दे दी है। केपी हुकूमत ने बजट में मुलाजमीन की तनख्वाहों में सिर्फ 10% इजाफा किया था, लेकिन मरकज़ और दीगर सूबों की तर्ज पर अब सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25% तक इजाफा कर दिया गया है। हुकूमत ने ये मंजूरी 1 जुलाई 2024 से एडहॉक रिलीफ अलाउंस के जरिए दी है। ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजमीन के लिए बुनियादी जारी तनख्वाह पर 25% इजाफा किया गया है। इसी तरह ग्रेड 17 से 22 तक के अफसरान के लिए 20% जो इजाफा है उसकी मंजूरी दे दी गई। और इसके अलावा केपी हुकूमत ने रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन की पेंशन में भी 15% इजाफे के अहकामात जारी कर दिए हैं। बजट के मौके पर इस मद में 10% इजाफा किया गया था, ताहम अब इसको रिवाइज़ किया गया, बढ़ाकर 15% किया गया। महकमा ख़जाना के मुताबिक ये इजाफा फैमिली पेंशन में भी किया गया। अब सरकारी मुलाजमीन को बजट में तजवीज़ करदा इजाफे से ज़ायद नवाजा गया है, जिसके बाद केपी हुकूमत और वफाकी हुकूमत में अब कोई फ़र्क दिखाई नहीं दे। सिर्फ ये है कि क्या तहरीक इंसाफ अब भी सिर्फ हुकूमत को सियासी बुनियादों पर तनकीद का निशाना बनाएगी या फिर अपने गिरेबान में झांकने की भी जसारत करेगी। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचा। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।